लास्ट लेक्चर में अपन ने बात की थी बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और सेल पोटेंशियल क्या होता है। क्लियर, एक एक कॉन्सेप्ट हमने चेक किए थे, कंसीडर किए थे, कैसे करना है, क्या करना है। क्लियर, आज उनको अप्लाई करके देखते हैं, उन पे हमें क्वेश्चन से कैसे पूछ सकता है। क्लियर, लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो। ये जो क्वेश्चन है बेटा ये AIPMT में आया हुआ है, ये AIPMT 2011। अच्छा क्वेश्चन है, देखने में बच्चे को लगेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करूं सर, कौन सा टिक लगाऊं, लेकिन करना कैसे, देखो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अपन करेंगे। लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो। Fe+2, Fe+3 एंड I- आयंस। क्वेश्चन लिखो, Fe+2, Fe+3 एंड I- आयंस are present in a solution and react with I2 at 35 degrees Celsius temperature and react with I2 at 35 degrees Celsius temperature। लिख लिए। इफ आगे लिखो, इफ E0 Fe+3 / Fe+2 is 0.77 volt, if Fe+3 / Fe+2 equal to 0.77 volt and E0 I2 / I- equal to 0.536 volt, then the proper redox reaction will ऑप्शन लिखो बेटा, लिखो Fe+2 will oxidize into Fe+3. Number 2, I- will oxidize into I2. थर्ड लिखो, I2 will reduce into I-. नंबर 4 लिखो बेटा, ऑल इज वेल। लिख लिए। क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, मैच कर लेना बेटा। Fe+2, Fe+3 and I- are present in a solution and react with I2 at 35 degrees Celsius temperature। क्लियर। इफ Fe+3 / Fe+2 नोट के साथ स्टैंडर्ड वाली कंडीशन है, इज 0.77 वोल्ट एंड E0 I2 / I- इज 0.536 वोल्ट, देन द प्रॉपर रेडॉक्स रिएक्शन विल, ये ऑप्शन लिखे हैं। क्लियर। हिंदी में लिखो बेटा, लिखो। एक विलियन में Fe+2, एक विलियन में Fe+2, Fe+3 व I- आयन उपस्थित है। एक विलियन में Fe+2, Fe+3 व I- आयन उपस्थित है तथा 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर I2 से अभिक्रिया करते हैं। 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर I2 से अभिक्रिया करते हैं। 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर I2 से अभिक्रिया करते हैं। 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर I2 से अभिक्रिया करते हैं। आगे लिखो, यदि E0 Fe+3 / Fe+2 इक्वल टू ये 0.77 वोल्ट तथा E0 I2 / I- इक्वल टू 0.536 वोल्ट, तो उचित रेडॉक्स अभिक्रिया होगी
तो उचित रेडॉक्स अभिक्रिया होगी, पहला ऑप्शन है बेटा Fe+2 Fe+3 में ऑक्सीकृत होता है, Fe+2 Fe+3 में ऑक्सीकृत होगा, Fe+2 Fe+3 में ऑक्सीकृत होगा। दूसरा लिखो I- I2 में ऑक्सीकृत होगा, I- I2 में ऑक्सीकृत होगा। तीसरा ऑप्शन लिखो बेटा I2 I- में अपचयित होगा, I2 I- में अपचयित होगा। फोर्थ लिखो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। लिख लिए कौन सा होगा बच्चों? कुछ बच्चों का आंसर आया भी है, देखते हैं बच्चों आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ओके, सबसे पहले करना क्या बेटा, मैंने क्या कहा था, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं हो, हमें ओनली क्या दिया जाए बेटा, डाटा दिया जाए, बिना किसी इंफॉर्मेशन के सिर्फ कोई हमें डाटा दिया जाए, उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे आइडिया लगाना है। अब कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा, इसका हमें कैसे आइडिया लगाना है कि कौन एनोड पर रिएक्शन करेगा, कौन कैथोड पर रिएक्शन करेगा। क्लियर? अब सर इसका आइडिया कैसे लगाएं? इसका आइडिया हमें उससे लगाना है जो हमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होता है। क्लियर? ठीक है बेटा, सबसे पहले अपन क्या देखते हैं बच्चों, देखो हमें क्या दे रखा है, इसका सॉल्यूशन देखो बच्चों कैसे करते हैं। टिक देखो, डायरेक्टली टिक लगाने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले ये देखो गिवन क्या है, Fe+3 से Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर? ये भी क्या दे रखा है बेटा, I2 से I- यानी 0 से -1 में जा रहा है, इसका मतलब चार्ज डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल मुझे दे रखे हैं, तो मैं क्या कह सकता हूं बेटा, यानी E0 है Fe+3 ओब्लिक Fe+2 ग्रेटर देन क्या लिखेंगे, E0 है I2 ओब्लिक I-। मेरा कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल आयोडीन वाले से ज्यादा है या नहीं है। इसका मतलब जो रिडक्शन पोटेंशियल, हमें पहली बात तो हमें पता है दोनों किसकी वैल्यू है, SRP की वैल्यू है बेटा। क्लियर? ये भी क्या है, SRP है बच्चों, यस और नो। इसका मतलब Fe का SRP ज्यादा है, जिसका SRP ज्यादा होता है बच्चों उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। इसका मतलब इसका क्या होगा, रिडक्शन। क्लियर? ठीक है, और जिसका कम होता है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा बेटा। समझ में आ गया? क्लियर? यस और नो। इसका मतलब Fe और I दोनों एलिमेंट की बात करें तो रिडक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, Fe का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो देख सकते हो इसमें क्या बोल रहा है, Fe+2 विल ऑक्सीडाइज इनटू Fe+3, रॉन्ग है। सेकंड क्या दे रखा है, इसका मतलब Fe अगर रिडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो हमें पता है आयोडीन क्या करेगा, ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो देख सकते हैं I- विल ऑक्सीडाइज इनटू I2, ये बात सही है, इसका ऑक्सीडेशन होगा। थर्ड में क्या बोल रहा है, I2 का क्या होगा, रिडक्शन होगा, रॉन्ग है बेटा ये। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो गया, सेकंड। और कैसे हुआ समझ में आ गया। सॉल्यूशन नोट करो, आगे नोट करो फटाफट। बच्चों का आंसर भी आया होगा। वेरी गुड, निकिता, महकदीप, प्रियंका, आयुष, सेकंड ऑप्शन रितु जांगिड़, वेरी गुड। बाकी बच्चे मनीषा, अमन, पूजा, निकिता, आंसर नहीं आया बेटा। जावेद, आर्यन, आंसर जरूर दिया करो बेटा, रॉन्ग हो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए बच्चों, चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलो बेटा आगे लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो Zn solid plus 2Ag plus aqueous is equal to Zn plus 2 aqueous
प्लस 2 Ag सॉलिड। लिख लिए? ठीक है, आगे लिखो। इफ E नॉट Zn प्लस 2 ऑब्लिक Zn इज इक्वल टू माइनस 0.5 वोल्ट। डाटा लिखो बेटा। इफ E नॉट Zn प्लस 2 ऑब्लिक Zn इज माइनस 0.5 वोल्ट एंड E नॉट Ag प्लस ऑब्लिक Ag is equal to minus 0.1 volt, then calculate E cell naught, calculate E cell naught for reaction, calculate E cell naught for a reaction, calculate E cell naught for a reaction। ठीक है, हिंदी में लिखो। रिएक्शन तो लिख ली होगी, तो क्या लिखेंगे? यदि ये बराबर ये बराबर ये, तो अभिक्रिया के लिए ई सेल नॉट कैलकुलेट करो, ज्ञात करो। तो अभिक्रिया के लिए ई सेल नॉट ज्ञात करो। लिख लिया बच्चों? सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? देखो, यानी ई सेल नोट बच्चों देखो, पहली बात तो कैसे कैलकुलेट करना है। मैंने क्या कहा था? ई सेल नोट को अपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों की टर्म में लिखा था, ओनली ऑक्सीडेशन की टर्म में भी लिखा था और ओनली रिडक्शन की टर्म में भी लिखा था। क्लियर? ई सेल नोट यानी ई सेल ईएमएफ के 3 फॉर्मूले अपने लिखे थे बेटा। क्या? ई ऑक्सीडेशन एनोड प्लस ई रिडक्शन कैथोड, या फिर अपने क्या लिखा था? ई ऑक्सीडेशन एनोड माइनस ई ऑक्सीडेशन कैथोड, या फिर अपने क्या लिखा था? ई सेल इक्वल टू ई रिडक्शन कैथोड माइनस ई रिडक्शन एनोड। मैंने क्या कहा था? तीनों फॉर्मूले अगर याद रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको तीनों रटने की जरूरत नहीं है बेटा। क्लियर? ठीक है, ये तो मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था। बाय द वे, अगर डायरेक्टली ऑप्शन दे रखा हो तो हमें कंफ्यूजन से बचने के लिए कैसे ध्यान रखना है। क्लियर? लेकिन क्वेश्चन में अगर हमें अप्लाई करना है तो मैंने कहा था बच्चों, एक ही चीज मुझे ध्यान रखनी है। क्या? अगर ई सेल नोट की मैं बात करूं तो क्या करेंगे? ई सेल नोट इक्वल टू क्या करना है? ई रिडक्शन क्या करेंगे? ई रिडक्शन कैथोड माइनस क्या करेंगे? ई रिडक्शन एनोड। दोनों को क्या करना है बच्चों? रिडक्शन की टर्म में हमें ध्यान रखना है। एक चीज दिमाग में सेट रखनी है, उसके अकॉर्डिंग फिर कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर? तो सबसे पहले ये देखते हैं बच्चों, यानी रिडक्शन यानी एनोड पर कौन रिएक्शन करेगा, कैथोड पर कौन रिएक्शन करेगा। क्लियर? ये आइडिया हमें कैसे लगेगा? देखो, जिंक की बात करें हमें पता है, देखो 0 से किस में जा रहा है? +2, यानी क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये हमें पता है किस पर रिएक्शन करेगा रे? एनोड पर। क्लियर? Ag की बात करें बच्चों, देखो +1 से किस में जा रहा है? 0 में। चार्ज डिक्रीज हो रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। और अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये किस पर रिएक्शन करेगा रे? कैथोड पर रिएक्शन करेगा। क्लियर? ठीक है, इसका मतलब ये हमें पता चल गया कौन सी स्पीशीज कैथोड पर रिएक्शन करेगी, कौन सी स्पीशीज एनोड पर रिएक्शन करेगी। क्लियर? अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, तो क्या लिखेंगे? ई सेल नॉट इक्वल टू ई रिडक्शन कैथोड। कैथोड पर कौन रिएक्शन करेगा? Zn या Ag? Ag रिएक्शन करेगा कैथोड पर। तो देखो बेटा, कैथोड पर जो रिएक्शन करेगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल अगर कंसीडर करें, पहली बात तो श्योर कर लेना, मुझे जो वैल्यू गिवन है वो किसकी वैल्यू गिवन है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है? यानी ई ऑक्सीडेशन है या ई रिडक्शन है। देख सकते हो +2 से 0 चार्ज डिक्रीज हो रहा है, +1 से 0, इसका मतलब है कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, मुझे दोनों ही किसकी वैल्यू दे रखी है? SRP यानी रिडक्शन पोटेंशियल अपचयन विभव का मान मुझे दे रखा है, तो मुझे अपनी तरफ से चेंज करने की जरूरत है क्या? नो। ओके, ठीक है, तो क्या करेंगे? ई रिडक्शन कैथोड, कैथोड पर कौन रिएक्शन करेगा? Ag, और Ag का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है बेटा? -0.1। बस ये वैल्यू पुट कर दो बेटा, -0.1 माइनस। अब क्या करेंगे? एनोड, एनोड वाली स्पीशीज हमें लेनी है। एनोड पर कौन रिएक्शन करेगा? Zn रिएक्शन करेगा और उसका हमें रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, और दे भी क्या रखा है? रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है। तो कितना लिखेंगे? इसको चेंज करने की जरूरत है क्या? नहीं, एज इट इज लिख दो, -0.5 वोल्ट। क्लियर? ठीक है बेटा, तो अब देखते हैं माइनस पॉइंट, और ये कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस कितना हो गया बेटा? 0.5, यानी मेरा रिजल्ट कितना आ गया बेटा? प्लस के साथ कितना आ गया? 0.4 वोल्ट। समझ में आया? प्लस माइनस में गलती करवा देगा, थोड़ा सा केयरफुली काम करना है बेटा। क्लियर? नोट करो फटाफट। देखते हैं बच्चों के आंसर आए हैं क्या?
अरे निकिता 0.7 पे कैसे आ गए बेटा आप लोग? आर्यन 0.4, निकिता 0.4, पूजा मिल 0.4, रितु जांगीर 0.4, वेरी गुड 0.4, निकिता आचार्य 0.7, विकास 0.4, महकदी 0.4, आयुष 0.4, निकिता सैनी 0.4, वेरी गुड। कर लिया बच्चा नोट? अरे बुझाने दे क्या? चलो, ये अपने बात की बच्चों, अगर सेल रिएक्शन की फॉर्म में हमें लिख के दे तो हमें कैसे करना है? क्लियर? रिएक्शन की फॉर्म में दे तो कैसे करना है बेटा, ध्यान रखना। ओके ठीक है। अब बात करें, जैसे हमें रिएक्शन ना देके क्या करें, डायरेक्टली जैसे हमने सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमने समझा था, उसकी टर्म में हमें क्वेश्चन गिवन हो और डाटा दे रखे हो तो हमें कैसे करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, लिखो, डायरेक्टली लिख लो। लिख लिए? लिखो, इफ ई नॉट जेड एन ऑब्लिक, हिंदी में इसको यदि कहते हैं बेटा, हिंदी वाले बच्चे ध्यान रखना, वो भी साथ में नोट कर सकते हैं। इफ ई नॉट जेड एन प्लस 2 इक्वल टू 0.8 वोल्ट एंड इसको बोलते हैं और, एंड ई नॉट सी यू ऑब्लिक सी यू प्लस 2 इक्वल टू 0.2 वॉट, देन कैलकुलेट, तो ज्ञात करो, हिंदी वाले बच्चे साथ साथ लिखते रहना। देन कैलकुलेट, तो ज्ञात करो। नंबर 1 स्टैंडर्ड सेल ईएमएफ, मानक सेल विभव, स्टैंडर्ड सेल ईएमएफ, मानक सेल ईएमएफ या मानक सेल विभव। नंबर 2 नेचर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की प्रवृत्ति, नंबर 3 मैक्सिमम वर्क डन बाय सेल द्वारा किया गया अधिकतम कार्य, मैक्सिमम वर्क डन बाय सेल द्वारा किया गया अधिकतम कार्य। लिख लिए बच्चों? इस क्वेश्चन को बेटा अपने क्या किया, 3 अलग अलग फॉर्म में मैंने बच्चों इसको कन्वर्ट किया, घुमा फिरा के कैसे कैसे हमें पूछ सकता है। क्लियर? चलो बेटा देखो, शोर करते हैं एक एक करके कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों देखो क्या करेंगे, हमें दे क्या रखा है, जेड से जेड एन प्लस 2 और फिर क्या दे रखा है, सॉल्ट ब्रिज, तो क्या करेंगे सी यू प्लस 2 से सी यू। क्लियर? आपको याद है बेटा, अपनी ट्रिक के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, ए बी सी, याद है ना। इसका मतलब एक बात तो श्योर है, एनोड पर किसकी रिएक्शन होगी, जिंक की, और कैथोड पर किसकी रिएक्शन होगी, कॉपर की होगी बेटा। क्लियर? ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या बोल रहा है, ये स्टैंडर्ड सेल ईएमएफ। स्टैंडर्ड सेल ईएमएफ की मैं बात करूं तो मुझे पता है, यानी ई सेल नोट क्या होता है बच्चों, ई रिडक्शन कौन सा, कैथोड, और क्या लिखेंगे बच्चों, ई रिडक्शन कौन सा,
एनोड। क्लियर? ठीक है बच्चों, हमें दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, कैथोड और एनोड वाला। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं बच्चों। मुझे जो दे रखा है वो मुझे देखो, पहली बात तो कौन सा पोटेंशियल है, बस मुझे इतना पता चल गया कि एनोड पर रिएक्शन होगी जिंक की और कैथोड पर रिएक्शन होगी कॉपर की। तो बस जो मुझे वैल्यू दे रखी है, वैल्यू पुट करते ही सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा ना? नहीं बच्चों, मैंने क्या कहा था, प्लस माइनस का खासकर ध्यान रखना है। क्या मुझे दे रखा है, क्या मुझे चाहिए, आंख बंद करके सीधी वैल्यू पुट करोगे तो हर हाल में आंसर गलत होगा बेटा। क्लियर? कैसे करना है, देखो मुझे चाहिए कौन सा, रिडक्शन पोटेंशियल, जबकि इसने दे क्या रखा है, देखो Zn से Zn +2, 0 से +2 चार्ज इंक्रीज हो रहा, मतलब ये कौन सा है, ऑक्सीडेशन वाला है बेटा। ये भी देखो 0 से +2, यानी ये भी कौन सा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, जबकि मुझे क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। और आपको याद है एक अपने एक एक स्टेटमेंट लिखाने का पर्पज यही था, सर ऐसा क्यों कर रहे हो, साइन चेंज क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ये छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स ना हो। ओके, अपने क्या कहा था, एक स्पीसीज के लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल या फिर SOP या SRP दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, बस साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर? मुझे इतना श्योर है, कैथोड वाले रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, कैथोड पर रिएक्शन किसकी होगी, कॉपर की। मुझे दे रखा है कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जबकि मुझे चाहिए क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.2 है तो इसका रिडक्शन कितना होगा बेटा, -0.2। अरे बात समझ में आ रही है ना? क्लियर? ठीक है, माइनस, फिर क्या करेंगे, एनोड, एनोड पर कौन रिएक्शन करेगा, जिंक। मुझे क्या चाहिए, उसका रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, अपचयन विभव चाहिए, जबकि दे क्या रखा है बेटा, 0 से +2 यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसका मतलब इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, साइन चेंज कर दो बेटा, तो फिर से क्या हो जाएगा, -0.8। समझ में आ रहा है? क्लियर? अब सोल्व करूं तो क्या लिखूंगा बच्चों, ये कितना हो गया, -0.2 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, 0.8, यानी फाइनली मेरे पास क्या आ गया, ई सेल नोट। ई सेल नोट कितना आ गया बेटा, प्लस का 0.6 वोल्ट। बात समझ में आई, यस और नो? क्लियर? ये मेरा फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड में मुझे क्या बोला है बच्चों, नेचर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की नेचर क्या होगी। तो आपको याद है, अगर मेरे पास ई सेल की वैल्यू आ गई, उससे मुझे डेल जी का आइडिया होगा या नहीं होगा, होगा बच्चों। कैसे, आपको याद है एक अपने कॉन्सेप्ट लिखा था, डेल जी इक्वल टू क्या होता है, -NF ई सेल। यस और नो? अगर स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करें बेटा, तो ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग अपन क्या कह सकते हैं, हमें पता है इफ ई सेल नोट मेरे पास क्या आ रहा है बच्चों, पॉजिटिव आ रहा है। ये अगर पॉजिटिव है तो हमें पता है डेल जी नोट क्या होगा बच्चों, नेगेटिव। यस और नो? अरे देखो ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही नहीं आ रही, ये पॉजिटिव है तो हमें पता है डेल जी क्या होगा, नेगेटिव। और डेल जी अगर नेगेटिव है तो हमें पता है रिएक्शन कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस, स्वतः। तो क्या लिखेंगे, स्पॉन्टेनियस। क्या कहेंगे बच्चों, स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन, यानी यहां पर सेल रिएक्शन कैसी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। समझ में आया यहां तक, यस और नो? क्लियर? ठीक है, थर्ड को और सोल्व करके देखते हैं बेटा, समझना। चलो थर्ड की अगर हम बात करें बच्चों, देखो थर्ड में हमें बोला क्या है, वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन बाय सेल। और आपको याद है बेटा, वर्क डन के लिए अपन ने क्या कहा था, यानी जो गिब्स फ्री एनर्जी में चेंजेस होता है वही तो क्या होता है, वर्क डन के इक्वल होता है। क्लियर? मुझे मैक्सिमम वाला पूछा है तो मुझे क्या कंसीडर करना है, स्टैंडर्ड कंडीशन को कंसीडर करना है। ओके, तो अपन क्या कह सकते हैं बच्चों, थर्ड में क्या बोल रहा है ये, मैक्सिमम वर्क डन, यानी W मैक्सिमम मुझे पता है किसके इक्वल होगा, डेल जी नोट। और डेल जी नोट क्या होता है, -NF ई सेल नोट। यस और नो? इनकी वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे बच्चों, तो क्या लिखेंगे, देखो W मैक्सिमम इक्वल टू क्या लिखना है, माइनस ऐसा कैसा, N क्या होता है, सेल रिएक्शन में नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन। देख सकते हो जिंक क्या होगा, 0 से +2, कॉपर क्या हो रहा है, +2 से 0। इसका मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अरे एक ने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, दूसरे ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, फाइनली एक्सचेंज तो कितने का, 2 ही इलेक्ट्रॉन का। क्लियर? एन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाई फैराडे क्या होता है, 960, 500, 96,500। याद है ना? ई सेल नोट अपने पास कितना है बेटा, +0.6। क्लियर? इसे अगर हम सोल्व करें बच्चों तो क्या कह सकते हैं, देखो ये ऐसा कैसा, -960, 500 मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे बेटा, 1.2। यस और नो? क्लियर? ठीक है, इस डेसिमल को बेटा इससे उड़ा दे
तो बच्चों देखो इसको हमने सोल्व किया तो ये 0 ऐसा कैसा, 12 को क्या करेंगे बच्चों, 12 को अगर अपन करें 5 से कितना हो गया 60, पावर कितनी बच गई 6, 12 को 6 से करें तो कितना आता है 72 और 6 कितना हो गया 78, पावर कितनी होगी 7, 12 को 9 से करें तो 108 और 7 कितना हो गया 115। बात समझ में आ गई, क्लियर। और साइन क्या, माइनस का तो आना ही आना, ये किस में आएगा, जूल में आ जाएगा बेटा। बात समझ में आ रही कैसे किया, क्लियर, ठीक है, नोट करो बेटा। शाबाश, वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आए हैं। 0.6 स्पॉन्टेनियस। रितु लास्ट का आंसर क्या है बेटा, -115800, ठीक है, सॉरी इट्स, अच्छा स्पॉन्टेनियस, ठीक है बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, फटाफट छाप दो। लिए बच्चों, कर ली क्या, अरे बुझाने दे। चलिए चलो बेटा, ये हमने बात की बेसिकली, जैसे आपको डाटा गिवन हो बेटा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन पोटेंशियल ये सब दिया जाए, उससे सेल ईएमएफ या स्टैंडर्ड सेल ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करना है, क्लियर। ये तो हमने सिर्फ बेसिकली बात की है कि हमें 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर गिवन हो तो उसके अकॉर्डिंग हमें सेल ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करना है। अभी तो इसका और भी बहुत ज्यादा यूज होगा बेटा, ठीक है। चलो और इसको और आगे डिटेल से भी अपन पढ़ेंगे, तो आगे बात करते हैं बेटा, आगे बढ़ो जिंदगी में। हेडिंग लिखो बेटा, नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन, NERNST, इसको नेंसर्ट, नेंसर्ट या नेस समीकरण भी बोलते हैं, सही नाम क्या था ये तो ये खुद ही कंफ्यूज थे इसमें, तो ध्यान रखना, नेक्स्ट इक्वेशन या नेंसर्ट समीकरण, नेक्स्ट इक्वेशन या नेंसर्ट समीकरण, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए या सेल ईएमएफ के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। और जो सबसे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे सेल ईएमएफ पर वो इसी में बनेंगे, ओके, ठीक है। सबसे पहले 1 बाय 1 समझते हैं क्या होता है, कैसे होता है, क्लियर। आपको याद है बेटा, एक हमने बात कही थी क्या, कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते, किसी एकल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात नहीं कर सकते। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, याद है ना। लेकिन ध्यान रखना, नेक्स्ट इक्वेशन की हेल्प से हम ऐसा
कर सकते हैं बेटा। मैंने क्या कहा, नेक्स्ट इक्वेशन की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, तो इसमें क्या होता है, जो दो स्पीशीज होती है, एक एनोड पर रिएक्शन करती है, दूसरी कैथोड पर रिएक्शन करती है। अगर ओनली ऑक्सीडेशन वाला पोटेंशियल आपको चाहिए तो एनोड वाली स्पीशीज को कंसीडर करते हैं, कैथोड वाली को कांस्टेंट मान लेते हैं। क्लियर, ठीक है। या फिर रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए तो ओनली कैथोड वाली स्पीशीज को कंसीडर करेंगे और एनोड वाली को कांस्टेंट मान लेंगे। क्लियर, तो इसमें क्या करेंगे, एक स्पीशीज को कांस्टेंट मानकर दूसरी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन। क्लियर, स्टेटमेंट का ध्यान रखना, आपसे नॉर्मली बोला जाए किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, रॉन्ग। क्लियर, लेकिन अकॉर्डिंग टू नेनसेट इक्वेशन करेक्ट है। नेनसेट इक्वेशन की हेल्प से अगर बात करें तो ऐसा कर सकते हैं बेटा। क्लियर, तो पहला स्टेटमेंट तो क्या है बच्चों, यानी इस इक्वेशन की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल ईएमएफ दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। बात समझ में आ गई। क्लियर, स्टेटमेंट लिखो बेटा सबसे पहले, फिर इसकी इक्वेशन बनाते हैं। लिखो लिखो विद द हेल्प ऑफ नेनसेट इक्वेशन, with the help of Nernst equation, with the help of Nernst equation, with the help of Nernst equation, the electrode potential, with the help of Nernst equation, the electrode potential of single electrode, the electrode potential of single electrode and cell EMF, the electrode potential of single electrode and cell EMF both can be calculated with the help of Nernst equation. The electrode potential of single electrode and cell EMF both can be calculated. ठीक है, हिंदी में लिखो बेटा, लिखो नेनसेट समीकरण की सहायता से, नेनसेट समीकरण की सहायता से, नेनसेट समीकरण की सहायता से एकल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव, नेनसेट समीकरण की सहायता से एकल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव तथा सेल ईएमएफ, एकल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव तथा सेल ईएमएफ दोनों ज्ञात किए जा सकते हैं। दोनों ज्ञात किए जा सकते हैं। नेनसेट समीकरण की सहायता से एकल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव तथा सेल ईएमएफ दोनों ज्ञात किए जा सकते हैं। कर लिए, ठीक है बेटा। एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, देखो एक इस पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है, क्या अपन इस बात को डेरिवेशन में प्रूफ भी करेंगे। क्या नेनसेट इक्वेशन का एक यूज और है बेटा, क्या इसकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, सेल ईएमएफ पर क्या करेंगे, एनोड और कैथोड पर जो स्पीशीज रिएक्शन करती है उनकी कंसंट्रेशन का सेल ईएमएफ पर क्या इफेक्ट आएगा, और अगर टेम्परेचर में चेंजेस करे तो सेल ईएमएफ पर क्या चेंज होगा, यानी क्या इफेक्ट आएगा। इन दोनों की स्टडी हम नेनसेट इक्वेशन से कर सकते हैं। क्लियर, तो क्या कर सकते हैं, नेनसेट इक्वेशन क्या करेंगे, यानी टेम्परेचर और क्या करेंगे, कंसंट्रेशन दोनों में चेंजेस का सेल ईएमएफ पर क्या इफेक्ट होगा, इस बात की भी क्या करता है, ये इस बात की इंफॉर्मेशन देता है, एक्सप्लेन करता है। इसकी हेल्प से अपन ये भी आइडिया लगा सकते हैं। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो बेटा, नेनसेट इक्वेशन ऑल्सो हेल्प, नेनसेट इक्वेशन ऑल्सो हेल्प्स, नेनसेट इक्वेशन ऑल्सो हेल्प्स to calculate, Nernst equation also helps to calculate the effect of change in concentration and temperature, the effect of change in temperature and concentration, the effect of change in concentration and temperature on cell EMF। फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, Nernst equation also helps to calculate the effect of change in concentration and temperature on a cell EMF। हिंदी में लिखो, नेनसेट समीकरण
नेनसेट समीकरण सेल ईएमएफ पर, नेनसेट समीकरण सेल ईएमएफ पर सांद्रता तथा ताप में परिवर्तन, नेनसेट समीकरण सेल ईएमएफ पर सांद्रता तथा ताप में परिवर्तन के प्रभाव को ज्ञात करने में भी सहायता करती है, नेनसेट समीकरण सेल ईएमएफ पर सांद्रता व ताप में परिवर्तन के प्रभाव को ज्ञात करने में भी सहायता करती है। चलिए बच्चों, चलिए क्या, चलो अब हम इसे डेराइव करके देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है बच्चों। क्लियर, ठीक है। पहली बात तो दो इसके जो मेजर यूज है बेटा वो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, खासकर ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेनसेट इक्वेशन की हेल्प से ये क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, यानी कंसंट्रेशन टेम्परेचर में चेंज करने पर सेल ईएमएफ में कैसे चेंज आएगा, इस बात को अपन कैसे डेराइव कर सकते हैं, ये अपन डेरिवेशन से प्रूफ करेंगे बेटा। ओके, ठीक है, कैसे करना समझना। थर्मोडायनेमिक्स में आपको याद है तो बेटा देखो एक दो फॉर्मूले यूज किए जाते हैं, इनकी हेल्प से अपन इसे डेराइव करते हैं। एक फॉर्मूला तो याद होगा, डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, ठीक है। एक फॉर्मूला यूज करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में बेटा। एक कॉन्सेप्ट और होता है क्या, डेल जी इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल, यस और नो, अरे होता नहीं होता। इन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। देखो बेटा कैसे इक्वेशन बनाते हैं, अच्छे से समझना बच्चों। देखो डेल जी की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, एन एफ ई सेल, क्लियर, ठीक है बेटा। क्या कहा, डेल जी की जगह मैंने क्या लिख दिया, एन एफ ई सेल। इस डेल जी नोट की जगह क्या लिख रहा हूं, एन एफ ई सेल नोट, ठीक है, ये नोट वाली कंडीशन है, प्लस ऐसा कैसा आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, क्लियर, ठीक है बेटा। अब बात करें बच्चों, देखो इस माइनस एन एफ को मैं इधर लेके आ जाऊं तो इधर क्या बच गया, ई सेल, क्लियर, ई सेल, ये क्या है माइनस एन एफ ई सेल नोट अपॉन क्या हो गया, माइनस एन एफ, ओके, ये क्या हो गया, प्लस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम अपॉन क्या करेंगे, माइनस एन एफ। अरे बात समझ में आ रही है ना बच्चों। देखो इस माइनस से माइनस को उड़ा दूं, एन एफ से एन एफ को उड़ा दे बेटा, तो क्या लिख सकते हैं अपन इसे, ई सेल इक्वल टू क्या हो गया रे, यानी हमें पता फाइनली इधर मेरे पास क्या बच गया, ई सेल नोट, ये बच गया, प्लस माइनस क्या हो गया बेटा, माइनस, और क्या हो गया, आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम अपॉन क्या हो गया, एन एफ, क्लियर, यहां तक बात समझ में आई। अब हमें पता है बच्चों यहाँ पर ln है, और हमें पता है हम इक्वेशंस में या फिर क्वेश्चंस में अपन क्या करते हैं, ln मतलब बेस किसका है, e का बेस है, और हम किसका बेस यूज करते हैं, 10 का बेस यूज करते हैं, क्लियर। तो हमें पता है e के बेस को 10 के बेस में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, यस और नो। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मुझे पता है ln मतलब क्या है बेटा, log e बेस, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, 2.303 log 10 बेस, या इसे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 2.303 log, अरे याद है ना, यस और नो, क्लियर। तो इस इक्वेशन को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, फिर यहाँ पर ई सेल इक्वल टू क्या हो गया, ई सेल नॉट, क्लियर, माइनस क्या लिखेंगे, आर टी, ऐसा कैसा समझते जाना अच्छे से, ठीक है। ln के इक्विलिब्रियम की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2.303 log के इक्विलिब्रियम, क्लियर, और अपॉन में क्या बच गया, एन एफ, क्लियर, बात समझ में आ रही है ना, ठीक है बेटा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं फाइनली, ई सेल इक्वल टू क्या हो गया, ई सेल नोट माइनस 2.303 को पहले लेके आ जाए तो क्या लिखेंगे, 2.303 आर टी log के इक्विलिब्रियम, और अपॉन में क्या लिखेंगे, एन एफ, क्लियर, ठीक है बेटा। अब इसमें देखते हैं बच्चों, जिसकी वैल्यू फिक्स है, इस इक्वेशन को ऐसे रटने की बजाय कई जगह ये ऑप्शन भी दे देगा। मैंने क्या कहा, ये ऑप्शन हमें दे देता है कई जगह। अब आपको याद है एक मैंने स्टेटमेंट लिखा है, क्या नेनसेट इक्वेशन क्या करती है, ई सेल पर, सेल ईएमएफ पर क्या करती है बच्चों, टेम्परेचर कंसंट्रेशन में चेंज के इफेक्ट को क्या करती है, ये एक्सप्लेन करती है, ठीक है। कैसे करना है, क्या करना है, समझना इस बात को। कंसंट्रेशन वाला बाद में आएगा, क्योंकि अभी तक तो हमने कंसंट्रेशन के टर्म में लिखा ही नहीं है। देखते हैं बच्चों
कैसे करना है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आएगा, समझना इस बात को। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करे बच्चों, देखो इसमें मैं क्या लिख सकता हूं, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करे, क्या कहा यहां पर, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं तो देखो बच्चों, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो माइनस वाली वैल्यू इंक्रीज होगी या नहीं होगी, यस और नो। अरे अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो माइनस वाली वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। माइनस वाली वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो इसमें से ज्यादा माइनस करना पड़ेगा, और ज्यादा माइनस करना पड़ेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, कम आएगा बेटा, यस और नो, क्लियर। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ई सेल क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्लियर, ठीक है। इसका उल्टा कर दो बेटा, अगर टेम्परेचर को मैं डिक्रीज कर दूं, टेम्परेचर को अगर हम डिक्रीज कर दे, इसका मतलब ये अगर डिक्रीज हो तो माइनस वाली वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। माइनस वाली वैल्यू डिक्रीज होगी, इसका मतलब ई सेल नॉट में से कम माइनस करना पड़ेगा, कम माइनस करना पड़ेगा, पहले के कंपैरिजन में कम माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू पहले से क्या आएगी, ज्यादा आएगी। इसका मतलब क्या लिखेंगे, इस कंडीशन में ई सेल क्या होगा, इंक्रीज होगा बेटा। समझ में आया कैसे किया, यस और नो। तो मैंने क्या कहा, टेम्परेचर की वजह से क्या रिजल्ट आएगा, कैसे करना है, क्या करना, बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है बेटा। आगे बात करते हैं। अब अपन ने क्या कहा, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, इस इक्वेशन को रटने की बजाय ब्लॉक मैंने जरूर किया है, कई बार डायरेक्टली ऑप्शन देके पूछ लेगा कि ये पॉसिबल है या नहीं है, क्लियर, लेकिन रटना नहीं है। कैसे करना है, जिसकी वैल्यू फिक्स है उसकी वैल्यू पुट करके इक्वेशन को सिंपल बना सकते हैं, नहीं बना सकते, बना सकते हैं बेटा। देखते हैं, ई सेल वेरिएबल है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग दे सकता है। ई सेल नोट भी वेरिएबल है, अलग अलग सेल के लिए अलग अलग होगा। 2.303 आर क्या है, गैस कांस्टेंट, वैल्यू फिक्स है। टी टेम्परेचर, स्टैंडर्ड कंडीशन ले सकते हैं बेटा। एन नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन, ये क्या है बच्चों, ये भी हमें पता है वेरिएबल है, अलग अलग रिएक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग हो सकता है। इसका मतलब वैल्यू फिक्स किसकी है बच्चों, यहां पर 2.303 क्या लिखेंगे, आर टी अपॉन एफ। इसको यहां से चक सकते हैं बेटा, ठीक है, इसको यहां से चक लो रे, तो क्या लिखेंगे 2.303, ठीक है। आगे क्या है बच्चों, आर टी अपॉन क्या है, एफ, जिसकी वैल्यू फिक्स है, इसको हमने यहां से चक लिया, ओके, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट करें बेटा तो क्या लिखेंगे 2.303, क्लियर, ठीक है। आर की वैल्यू पुट कर रहा हूं बेटा 8.314 और टेम्परेचर कितना 298, क्लियर, ठीक है। अपॉन में एफ, फैराडे हमें पता है कितना होता है बेटा 960, 500, तो ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। इसको जब सोल्व करोगे बेटा तो ये वैल्यू आती है 0.59, ठीक है, 0.0 आता है बेटा, क्या लिखेंगे 0.0591, क्लियर। इससे अपन ऑलमोस्ट क्या लिख सकते हैं 0.059 लिख सकते हैं, या ऑलमोस्ट 0.06 भी लिख सकते हैं। अरे क्या कहा, समझ में आया, यहां तक बात समझ में आई बेटा, क्लियर, ठीक है। बोर्ड पे जगह का अभाव है बेटा, यहां तक नोट करो, इसे आगे कंटिन्यू करते हैं, ओके, फटाफट छाप दो, नोट करो फटाफट।
नोट कर लिया क्या? अरे छाप दिए। चलो बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं इसे। चलो आगे समझते हैं बच्चों। देखो कैसे करना है, कर लेना सभी ने नोट। चलो बच्चों देखो अब अपनी इक्वेशन में क्या करते हैं, तो देखो कैसे करना है, क्या करना है बच्चों। देखो अब अपनी जो इक्वेशन आई इसके अकॉर्डिंग मैं क्या कह सकता हूं, ई सेल इक्वल टू क्या कह सकते हैं, ई सेल नॉट। क्लियर? देखो इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, माइनस ऐसा कैसा, माइनस ऐसा कैसा। अब क्या करेंगे, देखो 2.303 RT अपॉन F, इसकी जगह डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, यानी 0.059। क्लियर? ठीक है। और अपोन में क्या बच गया बच्चों, देखो n बच गया, n बच गया तो ये n और क्या लिखेंगे, log इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है बच्चों, ये अपनी नैनसेट इक्वेशन आ गई और इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं। इक्वेशन तो बेटा मैं कई सारी ब्लॉक करूंगा लेकिन सभी को स्टार मार्क नहीं कर रहा हूं क्योंकि सभी को हमें याद नहीं रखना है। इसमें 2-3 इक्वेशन की बजाय बस हमें क्या करना है, ये इक्वेशन तो याद होनी ही चाहिए क्योंकि ये इक्वेशन याद है तो इसके अकॉर्डिंग बाकी की इक्वेशन भी इजीली आ सकती है बेटा। क्लियर? अरे बात समझ में आई क्या? चलो आगे बात करते हैं बच्चों। देखो खासकर यहां पर ध्यान रखना, यहां पर मैं n की बात करूंगा। n यहां पर क्या है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन इन सेल रिएक्शन। क्या कहा, n यहां पर क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन के नंबर जो सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर? और ध्यान रखना बेटा मैक्सिमम तो आपको रिएक्शन की हेल्प से n का आइडिया लग जाएगा, लेकिन कई बार हमें क्या करेगा, n के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती और जब n के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती उस कंडीशन में हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू 2 माननी है बेटा। फिर सुन लेना इस बात को, अगर n के बारे में कोई आइडिया नहीं हो, कंफ्यूज हो जाओ कि क्या करूं, तो n की वैल्यू कितनी मानते हैं, 2, क्योंकि मैक्सिमम रिएक्शंस में क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही पार्टिसिपेट करते हैं मोस्ट ऑफ दी जो रिएक्शंस होती है। क्लियर? ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिखो बेटा, n की मीनिंग और वैल्यू लिखाता हूं, लिख लिए? लिखो n इक्वल टू number of participating electron in cell reaction, n equal to number of participating electron in a cell reaction, n equal to number of participating electron in a cell reaction। हिंदी में लिखो n बराबर सेल अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, सेल अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है? और नीचे स्टार मार्क करके लिखो बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, if there are no information about value of n, if there are no information about value of n, if there are no information about value of n, then consider it 2, इसे 2 मानते हैं, then consider it 2। if there are no information about value of n, then consider it 2। हिंदी में लिखो स्टार मार्क करके, यदि n के मान के बारे में कोई जानकारी ना हो, यदि n के मान के बारे में कोई जानकारी ना हो तो इसे 2 मानते हैं, तो इसे 2 मानते हैं। तो इसे 2 मानते हैं। तो इसे 2 मानते हैं। कर लिया बेटा? चलो आगे बात करते हैं बच्चों। देखो अभी जो अपनी नैनसेट इक्वेशन आई है बच्चों, इसको क्या करना, आगे कैसे कन्वर्ट करते हैं। नॉर्मली हम बात करें, हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यस और नो? अरे केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने काफी डिटेल से पढ़ा था बेटा, याद है ना, कि हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्लियर? ठीक है, तो अपनी इक्वेशन को हम आगे क्या लिख सकते हैं, ई सेल इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई सेल नॉट माइनस क्या करेंगे 0.059 अपॉन n और क्या लिखेंगे log k की जगह अपन क्या लिखेंगे बच्चों, यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या कहा, बात समझ में आ गई? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है। अब बच्चे के दिमाग में आए, सर सुनना इस बात को बेटा अच्छे से, बच्चे के दिमाग में आए कि सर नॉर्मली आपने कहा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एंड
प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। क्लियर सर, नॉर्मली दो स्पीशीज रिएक्शन करती है, एक रिएक्शन करती है एनोड पर, एक रिएक्शन करती है कैथोड पर। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो रिएक्शन स्पीशीज रिएक्शन करेगी कौन सी एनोड पर करेगी, कौन सी कैथोड पर करेगी, या फिर इसका मतलब रिएक्टेंट की फॉर्म में मुझे किसको यूज करना है और प्रोडक्ट की फॉर्म में किसको यूज करना है। मैं क्या कह रहा हूं, बात समझ में आ रही है क्या? यानी एक स्पीशीज हमें पता है एनोड पर रिएक्शन करती है, दूसरी कैथोड पर रिएक्शन करती है, क्योंकि एक का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरी का रिडक्शन। क्लियर? तो इसमें से रिएक्टेंट की फॉर्म में कौन से की कंसंट्रेशन लेनी है और जो प्रोडक्ट है उसकी फॉर्म में कौन से की कंसंट्रेशन हमें यूज करनी है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बेटा, अपनी स्टाइल में याद रखना। फिर से वही ट्रिक बेटा, क्या ए बी सी, ये ट्रिक कई के काम आएगी बेटा, ध्यान रखना। ए बी सी, आप कहोगे सर ये क्या है? ए फॉर एनोड, ठीक है, ए फॉर एनोड, बी फॉर बट्टा, ठीक है। अरे अंग्रेजों समझ जाओगे क्या? बट्टा मतलब क्या? अपॉन, और सी फॉर क्या लिखेंगे? कैथोड। मैंने क्या कहा? एनोड बटा कैथोड। बात समझ में आ गई बेटा? तो क्या कहा? यानी ए बी सी, इस ट्रिक का मतलब क्या है रे? एनोड अपॉन कैथोड, यानी इसको हमें कैसे यूज करना है, यानी एनोड की कंसंट्रेशन अपॉन क्या करना है? कैथोड की कंसंट्रेशन। इस ट्रिक का मतलब ये है बच्चों। क्लियर? इसका मतलब क्या करेंगे, अब यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं? तो ई सेल, ई सेल में क्या लिखूंगा? ई सेल इक्वल टू क्या हो गया रे? यानी ई सेल नॉट माइनस 0.059 अपॉन क्या हो गया? एन और लॉग। अब क्या करूंगा? एनोड बटा कैथोड। इसका मतलब इस कंसंट्रेशन की जगह मैं क्या लिखूंगा? कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन में क्या लिखूंगा? कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। एनोड बटा कैथोड। समझ में आ जाएगा बच्चों? यस और नो? ठीक है, एक इक्वेशन अपने पास ये आ गई, समझ में आ गया? क्लियर? अब आपको याद है एक मैंने स्टेटमेंट लिखाया था, नैनसेट इक्वेशन क्या करती है? सेल ईएमएफ पर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर में चेंज के इफेक्ट को रिप्रेजेंट करती है, एक्सप्लेन करती है। ठीक है, कैसे टेम्परेचर में चेंज करने से तो ई सेल में कैसे चेंज आएगा, ये तो समझ में आया था ना बच्चों? क्लियर? अब बात करते हैं कंसंट्रेशन में चेंजेस की। समझना इस बात को। अगर मैं ये कहूं, दो कंडीशन अपन मान रहे हैं, एनोड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दे, ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा हूं बच्चों? कैथोड की कंसंट्रेशन को मैं क्या बोल रहा हूं? इंक्रीज कर दे बेटा, ठीक है। कहने का मतलब क्या? एनोड की कंसंट्रेशन का मतलब है उस स्पीशीज की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देना जो एनोड पर रिएक्शन करे। कैथोड की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने का मतलब क्या है? उस स्पीशीज की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करे जो कैथोड पर रिएक्शन करे। तो कैसे करेंगे? देखो वही तरीका, अगर एनोड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो हमें पता है माइनस वाली वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। माइनस वाली वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो ज्यादा माइनस होगा, ज्यादा माइनस करना पड़ेगा तो ई सेल की वैल्यू कम होगी बेटा। यस और नो? तो ई सेल क्या होगा? डिक्रीज होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है, फिर अपन क्या कहेंगे? अगर कैथोड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो, कैथोड की पहले इसको भूल जाओ, इधर वाली को, कैथोड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो तो ये अपॉन में है, ये इंक्रीज होगा तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी बेटा। यस और नो? अरे अपॉन वाली वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये किसके साथ है? माइनस के साथ है, मतलब माइनस के साथ डिक्रीज होगी। इसका मतलब कम माइनस करना पड़ेगा, कम माइनस करना पड़ेगा तो ये वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा आएगी। इसका मतलब क्या लिखेंगे? ई सेल क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या कहा बच्चों? समझ में आया? यस और नो? अरे बात समझ में आ गई क्या? क्लियर? कोई डाउट? ठीक है बेटा, तो मैंने क्या कहा था, यानी टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में अगर अपन बात करें तो क्या करना है, कैसे करना है, समझ में आ गया? क्लियर? एक बात और ध्यान रखना, हमने कंसंट्रेशन वगैरह तो लिखी है बेटा, लेकिन बाय द वे अगर गैसेज स्पीशीज है तो यहां कंसंट्रेशन के बजाय क्या करेंगे? प्रेशर का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? क्लियर है बेटा? नोट करो फटाफट।
बच्चों नोट, चलो लास्ट में वो लाइन लिख लो बेटा, क्या? इन कंडीशन ऑफ गैसेज स्पीसीज, 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 प्रेशर यूज्ड इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर यूज्ड इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन। गैसेज स्पीसीज की स्थिति में, गैसेज स्पीसीज की स्थिति में सांद्रता के स्थान पर दाब का प्रयोग किया जाता है, सांद्रता के स्थान पर दाब का प्रयोग किया जाता है। क्लियर नोट? चलो पूजा का क्या मैसेज आया कि सर इक्विलिब्रियम पर तो ई सेल जीरो होता है। बिल्कुल बेटा बात सही है, इक्विलिब्रियम पर क्या होता है? सेल जीरो होता है, लेकिन इसके दो अलग अलग मीनिंग होते हैं बेटा, समझना इस बात को। एक तो होता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन, ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन, यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन का मतलब क्या है? जब एक कंडीशन तो वो होती है जब सेल काम करना बंद कर दे। मैंने क्या कहा? तुम जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन की बात कर रही हो बेटा वो कौन सी होती है? जब सेल वर्क करना बंद कर दे, क्योंकि हमें पता है अगर ई सेल जीरो ही करना होता तो डेल जी डायरेक्टली क्या करते? स्टार्टिंग में ही जीरो कर देते। उसी की जगह तो अपन ने माइनस एन एफ ई सेल करके इक्वेशन डेराइव की है। क्लियर? अरे इक्विलिब्रियम की कंडीशन का मतलब ही क्या होता है? नॉर्मली जैसे हम बात करें, जैसे सरफेस केमिस्ट्री अपन चैप्टर पढ़ते हैं बेटा, उसमें क्या होता है, यानी जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है उसकी स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? नॉर्मल हम स्टेबिलिटी से क्या मतलब लेते हैं? पार्टिकल का एक जगह डिपॉजिट होना, एक जगह जमा हो जाना, यस और नो। लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन पढ़ते हैं, सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? यानी रिएक्शन होती रहे, पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूवेबल फॉर्म में होना। क्लियर? अपनी सेल की बात करें, अरे अपनी सेल स्टेबल कब होगी? जब सेल के अंदर रिएक्शन होना बंद हो जाए, उस कंडीशन को अपन इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोलेंगे कि क्या? नो। इक्विलिब्रियम की कंडीशन का मतलब क्या होता है? एक मीनिंग तो ये होता है कोई चेंज शो ना होना, लेकिन अगर वर्किंग प्रोसेस के रेस्पेक्ट में बात करें बेटा तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन का मतलब क्या होता है? यानी जब उसकी प्रॉपर्टी है, जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली यानी बिना डिस्टर्ब हुए चलता रहे। मैंने क्या कहा, समझ में आ गया? क्लियर? जैसे कोलोइडल सॉल्यूशन वाला मैंने एग्जांपल दिया या फिर अपनी सेल वाला एग्जांपल दिया। अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन अपन ये माने कि पार्टिकल एक जगह रेस्ट पोजीशन में हो जाए, आयन रेस्ट पोजीशन में हो जाए, अपनी सेल के अंदर कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन ना हो, तो क्या करेंगे? अरे काम हो जाएगा बेटा। क्लियर? तो अपनी बॉडी भी क्या होती है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होती है। अपनी बॉडी की इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब होते ही कई सारी डिजीज होती है बेटा, वो हमें डिस्टर्ब करती नहीं करती? करती है। तो मैंने क्या कहा, समझ में आया? नॉर्मल अगर अपन बात करें इक्विलिब्रियम की कंडीशन का मतलब क्या? यानी वो कंडीशन जब कोई रिएक्शन ना हो, लेकिन सेल ईएमएफ के रेस्पेक्ट में अपन क्या करते हैं? यानी जब सेल प्रोसेस सही से चलता रहे। समझ में आ गया? क्लियर? अगर डेल जी जीरो वाली कंडीशन की बात करें तो ही ई सेल जीरो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर? ठीक है। तो लास्ट में एक बात जरूर ध्यान रखना बेटा, क्या? अगर गैसेज स्पीसीज है तो कंसंट्रेशन की जगह यहां पर क्या करेगा? प्रेशर का यूज करेगा। क्लियर? बच्चों यहां तक तो हर कोई टीचर बताता है। क्लियर? और हर कोई बच्चा करता भी है कि सर ठीक है, एनोड बटा कैथोड, एनोड वाली कंसंट्रेशन कैथोड वाली कंसंट्रेशन ये कर देंगे वो कर देंगे, और नैनसेट इक्वेशन वो रट के वैल्यू पुट करता है, सीधा सोल्व करके आंसर लेके आता है। क्लियर? लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो कई जगह नहीं बताई जाती, और बच्चा अगर गलती करेगा तो 100 एंड नहीं 200% उसी में गलती करेगा, देम श्योर। ओके? कैसे? मैंने क्या कहा बच्चों, देखो कोई हमें कंडीशन दे दे बेटा, देखो एग्जाम्पल समझना इस बात को बच्चों, नोट मत करना, पहले एग्जांपल समझना। मैं कोई एग्जांपल लिख रहा हूं, समझना इस बात को। फॉर एग्जांपल जैसे ए गैस, मैंने ये बोला है, जैसे देखो बेटा, जैसे मैं बोल रहा हूं ए गैस, ठीक है, इसमें मैंने बोला है P1 ATM। क्लियर? इसका मैंने प्रेशर दे दिया। फिर आपसे बोला गया जैसे A+2 एक्वस, इसके लिए बोला है C1M, यानी कोई कंसंट्रेशन दे रखी है। क्लियर? ठीक है बेटा। ओब्लिक आपसे बोला जाए
B+2 एक्वस, इसकी कंसेंट्रेशन बोली है C2M ओब्लिक आपसे बोला गया B गैस और ये बोला गया है P2 ATM। क्लियर? मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, देखो यहां पर मैंने क्या किया, A गैस इसका प्रेशर दे दिया P1 ATM, फिर A+2 आयन इसकी कंसेंट्रेशन दे दी C1 मोलर या मोल पर लीटर। क्लियर? फिर मैंने बोला है B+2 इसकी कंसेंट्रेशन क्या बोल दी, C2 मोलर। क्लियर? ठीक है। और B गैस इसका मैंने प्रेशर क्या दे दिया, P2 ATM। क्लियर? अब नॉर्मली बच्चा क्या करेगा, रटाफिकेशन से बच्चा क्या करता है, सर ने कहा था ABC, यस और नो, इसका मतलब क्या होगा, ये एनोड वाली कंसंट्रेशन और ये कौन सी, कैथोड वाली कंसंट्रेशन। क्लियर? ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा, देखो नोट नहीं करना है, ये समझना है। बच्चा क्या करेगा, E सेल इक्वल टू E सेल नॉट माइनस 0.059 अपॉन N, सर ने कहा था log K इक्विलिब्रियम, यस और नो। क्लियर? ठीक है। तो फिर बच्चा क्या करेगा, यहां पर वैल्यू पुट करेगा, बच्चा कहेगा सर ने कहा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब मैं किसको प्रोडक्ट मानूं किसको रिएक्टेंट मानूं, तो बच्चा क्या करेगा, सर ने ये भी कहा था एनोड अपॉन कैथोड। क्लियर? फिर बच्चा सोचेगा ठीक है एनोड अपॉन कैथोड, मैं नॉर्मली कंसंट्रेशन लेता हूं, लेकिन अगर याद आ जाए सर ने कहा था गैसेज स्पीसीज है तो आपको प्रेशर भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं प्रेशर भी यूज कर लूंगा। तो बच्चा क्या करेगा, इस इक्वेशन को आगे क्या लिखेगा, E सेल नॉट माइनस 0.059 अपॉन N log K को बच्चा क्या करेगा, P अपॉन R यानी एनोड अपॉन कैथोड, ABC। याद है ना? तो बच्चा क्या करेगा, एनोड वाली वैल्यू यूज करेगा। एक तो मुझे एनोड पर क्या दे रखा है, P1 दे रखा है, एक क्या दे रखा है, C1 दे रखा है, यस और नो। फिर क्या करेगा, ABC कैथोड वाली वैल्यू एक मुझे ये दे रखी है C2, एक मुझे क्या दे रखा है P2। मैंने क्या कहा समझ में आया, लेकिन ये मेथड रॉन्ग है बेटा। ठीक है? मैक्सिमम रिपीटर बच्चे भी बार बार पूछते हैं कि सर ये रॉन्ग कैसे हो गया, वैसे हो गया, वैसे हो गया, कैसे हो गया। अब समझना इस बात को। क्लियर? इसमें कैसे करेंगे बेटा, एक बात तो हमेशा ध्यान रखना, नॉर्मली दो वैल्यू अगर दे रखी होती है और मैक्सिमम केसेस में तो दो ही वैल्यू देता है बेटा। क्लियर? मैक्सिमम दो वैल्यू अगर दे रखी होती है तो सीधा क्या करते हैं, एनोड वाली कंसंट्रेशन या प्रेशर अपॉन कैथोड वाली कंसंट्रेशन या प्रेशर। लेकिन आपको क्या करना है, अगर दो से ज्यादा वैल्यूज दे रखी हो, दो से ज्यादा, जैसे यहां पर मैंने 4 वैल्यूज दे दी, कैसे, ये प्रेशर दो वैल्यू हो गई, ये कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन। कहने का मतलब है जरूरी नहीं आपको दो से ज्यादा बोले तो 4 ही दे, 3 टाइप की वैल्यू भी दे सकता है, चाहे कंसंट्रेशन की टर्म में दे चाहे प्रेशर की टर्म में। तो उस क्वेश्चन को आपको डायरेक्टली सोल्व ना करके बेटा क्या करना है, पहले कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखनी है। क्लियर? मैंने क्या कहा, पहले क्या लिखनी है, कंप्लीट सेल रिएक्शन, और उस सेल रिएक्शन से पहले क्या आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, और उसकी वैल्यू पुट करोगे फिर आपके पास क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, आपकी फाइनल इक्वेशन आएगी बेटा। क्या कहा समझ में आया? ओके, देखते हैं आप कहोगे सर कैसे, तो समझना इस बात को। देखो सबसे पहले कंप्लीट सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, इसमें कंप्लीट सेल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो देखो एक बात तो श्योर है, मुझे पता है ई सेल की अगर मैं बात करूं, ई सेल क्या होता है रे, ई सेल नॉट माइनस क्या करेंगे 0.059 अपॉन N और log इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर? इसका मतलब अगर मेरे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ जाए तो यहां से क्या करेंगे, K की वैल्यू पुट करके ई सेल आ सकता है, नहीं आ सकता, आ सकता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे आएगा, पहले कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखनी है। कंप्लीट सेल रिएक्शन कैसे लिखोगे, देखो एनोड का किस पे, देखो एनोड पर क्या चेंज हो रहा है, A से A+2, तो जैसे बोल रहा है वैसे लिख दो। इसका मतलब ए गैस को क्या करो बेटा, ए गैस को कन्वर्ट कर दो बेटा A+2 एक्वस में। बात समझ में आ रही है? क्लियर? अब देखो बेटा कौन सा कैथोड पर क्या चेंज हो रहा है, B+2, B का रिडक्शन होगा तो B+2 से B में कन्वर्ट होगा, तो बस इसको लिख दो। इसका मतलब B+2 रिएक्शन करेगा, यानी ये रिएक्टेंट होगा, और किस में कन्वर्ट होगा, B गैस में, मतलब ये क्या होगा, प्रोडक्ट होगा बेटा। क्लियर? ठीक है। अब जो वैल्यूज गिवन थी उनकी वैल्यू पुट कर दो। कैसे, देखो ए गैस कितना दे रखा है, P1 ATM, कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं इनकी वैल्यू पुट कर रहा हूं। क्लियर? B+2 एक्वस मुझे कितना दे रखा है बच्चों, C2 दे रखा है ना, C2 मोलर। क्लियर? A+ एक्वस मुझे कितना दे रखा है रे, C1M। क्लियर? B गैस मुझे कितना दे रखा है रे, P2
ATM। अरे बात समझ में आ गई क्या? क्लियर। अब नॉर्मली रटाफिकेशन से देखो अपना रिजल्ट क्या आया था, P1 C1 अपॉन C2 P2। क्लियर। लेकिन एक्चुअल रिजल्ट क्या आता है देखो, इससे अलग कैसे आता है समझना इस बात को। अब नॉर्मली क्या करेंगे बच्चों, हमारी कंप्लीट सेल रिएक्शन आ गई, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हमारी सेल रिएक्शन तो हमारे पास आ ही गई। अब इसके अकॉर्डिंग कैसे करेंगे देखो, मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं कैसे लिखूंगा, मुझे पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन क्या करते हैं, रिएक्टेंट। यस और नो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। बस अब जो आपको कंसंट्रेशन के टर्म में गिवन है उनको कंसंट्रेशन के टर्म में लिख दो, और जो प्रेशर के टर्म में गिवन है उनको प्रेशर के टर्म में लिख दो। क्लियर। अपनी कंप्लीट सेल रिएक्शन में मेरे पास क्या आ रहा है, जो रिएक्शन प्रोडक्ट साइड में कौन आ रहा है, A+2 और B, तो क्या लिखेंगे, A+2 आयन की फॉर्म में, मतलब इसकी कंसंट्रेशन है A+2 की कंसंट्रेशन। यस और नो। और क्या करेंगे, बी की बात करिए किसकी फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में, मतलब बी का प्रेशर ले लेंगे। आ गया समझ में? क्लियर। अपॉन, अब देखो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड कौन है बेटा, ए और B+2। ए गैस की फॉर्म में तो क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी किसकी फॉर्म में है, आयन की फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे B+2। अरे क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर। ठीक है, इनकी वैल्यू पुट करें तो क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है A+2 की वैल्यू कितनी है बेटा, C1, तो क्या लिख दो, C1 मल्टीप्लाई पीबी की वैल्यू कितनी है बच्चों देखो, अरे पीबी का मतलब क्या, बी का प्रेशर, ये कितना दे रखा है P2, तो मल्टीप्लाई बाई P2। क्लियर। अपॉन में क्या लिखेंगे, पीए की वैल्यू कितनी है बच्चों, P1 मल्टीप्लाई बाई क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसके बाद, B+2 की कंसंट्रेशन देखो बेटा ये कितनी है, C2, यानी ये क्या हो गया, C2। समझ में आ गया? क्लियर। अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, ई सेल इक्वल टू क्या आ गया, ई सेल नॉट माइनस 0.059 अपॉन क्या करना है, n log, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जगह मैं क्या लिखूंगा बच्चों, C1 मल्टीप्लाई बाई क्या करूंगा, P2 अपॉन क्या करना है बेटा, P1 और मल्टीप्लाई बाई C2, यानी ये वैल्यूज मेरे पास आएगी। जबकि नॉर्मल रटाफिकेशन से बात करें तो अपना रिजल्ट क्या आ रहा था, C1 P1 अपॉन C2 P2। लेकिन करना कैसे, समझ में आ गया? यस और नो। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कब काम में लेना है बच्चों, जब आपको नॉर्मली डायरेक्टली दो वैल्यू ना देके 3 या 4 टाइप की वैल्यू दे रखी हो, चाहे कंसंट्रेशन के टर्म में हो चाहे प्रेशर के टर्म में। फिर रिपीट कर रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, अगर 2 से ज्यादा वैल्यूज दे रखी हो तो डायरेक्टली वैल्यू पुट मत करना, सबसे पहले कंप्लीट रिएक्शन लिखना। कंप्लीट रिएक्शन ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, पहले था रिएक्टेंट बना दो, जिसमें कन्वर्ट हुआ है उसको प्रोडक्ट बना दो बेटा। क्लियर। कैथोड और एनोड दोनों स्पीशीज के रेस्पेक्ट में कंप्लीट रिएक्शन लिख देना। कंप्लीट रिएक्शन से हमारे पास के आएगा, के क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन, प्रेशर है तो प्रेशर। क्लियर। के आ गया, उस के की वैल्यू का यूज करते हुए कंप्लीट रिएक्शन के लिए हमारे पास ई सेल आएगा। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर। को डाउट हो तो मैसेज करना। ओके, स्टार मार्क करके लिखो बेटा, स्टेटमेंट लिखो, पहले लिखो इफ more than 2 types values, if more than 2 types values are given, if more than 2 types values are given for different species मतलब एनोड कैथोड कोई सी भी हो, if more than 2 types values are given for different species in terms of concentration or pressure, in terms of concentration or pressure, then cell EMF is calculated by equilibrium constant
Then cell EMF is calculated by equilibrium constant. Then cell EMF is calculated by equilibrium constant with the help of complete cell reaction. With the help of complete cell reaction. Then cell EMF is calculated by complete, क्या लिखेंगे? Cell EMF calculated by equilibrium constant with the help of complete cell reaction. हिंदी में लिखो बेटा, हिंदी में लिखो। यदि सांद्रता या दाब के पदों में, यदि सांद्रता या दाब के पदों में, यदि सांद्रता या दाब के पदों में, यदि सांद्रता या दाब के पदों में भिन्न भिन्न स्पीशीज के लिए, यदि सांद्रता या दाब के पदों में भिन्न भिन्न स्पीशीज के लिए, यदि सांद्रता या दाब के पदों में भिन्न भिन्न स्पीशीज के लिए 2 से अधिक मान दिए जाए, 2 से अधिक मान दिए जाए, 2 से अधिक मान दिए जाए, तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया की सहायता से, तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया की सहायता से, संपूर्ण सेल अभिक्रिया की सहायता से साम्य स्थिरांक द्वारा, संपूर्ण सेल अभिक्रिया की सहायता से साम्य स्थिरांक द्वारा, साम्य स्थिरांक द्वारा सेल ईएमएफ ज्ञात किया जाता है, सेल ईएमएफ ज्ञात किया जाता है, सेल ईएमएफ ज्ञात किया जाता है। लिख लिए? चलो कुछ बच्चों का मैसेज आया सर दोबारा एक्सप्लेन करना। चलो बच्चों दोबारा समझते हैं। मैंने क्या कहा, नॉर्मल कंडीशन तो क्या होती है, एक आपको कंसंट्रेशन या प्रेशर एनोड वाला देंगे, एक क्या देता है बेटा, कैथोड वाला। तो बच्चा क्या करता है, रटाफिकेशन से, ठीक है बात वही है, एनोड अपॉन कैथोड, सभी बच्चों को ध्यान होता है नॉर्मली। लेकिन आपको कंफ्यूज कहां करवाएगा, जब आपको 3 या 4 टाइप की वैल्यू दे। फॉर एग्जाम्पल ये सारी वैल्यूज बेटा, ओके। जैसे अपने एग्जाम्पल लिया है तो बच्चा क्या करेगा, रटाफिकेशन से करे एनोड बटा कैथोड, तो एनोड पर मुझे ये वैल्यू दे रखी है, तो P1 मल्टीप्लाई बाई C1 अपॉन कैथोड, तो क्या करेगा C2 मल्टीप्लाई बाई P2, जबकि हमें पता है एक्चुअल रिजल्ट क्या आ रहा है, P1 C1 अपॉन C2 P2 आ रहा है क्या, नहीं, C1 P2 P1 C2। लेकिन ये कैसे आएगा, तो सबसे पहले क्या करूं, आप देखो क्या करना, कंप्लीट रिएक्शन लिखनी है। कंप्लीट रिएक्शन कैसे, नो डाउट ये अभिक्रिया एनोड पर होगी, ये रिएक्शन एनोड पर होगी, लेकिन एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, A+2 में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है बेटा, तो इसकी सेल रिएक्शन लिख दो, A को रिएक्टेंट क्रियाकारक बना दो और A+2 को प्रोडक्ट यानी उत्पाद बना दो। क्लियर। कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, B+2 B में कन्वर्ट होगा, B+2 अगर B में कन्वर्ट होगा इसका मतलब B+2 क्रियाकारक है, रिएक्टेंट है, B में कन्वर्ट होगा तो ये प्रोडक्ट यानी उत्पाद होगा बेटा। क्लियर। अब जो इनके मान दे रखे थे वो हमने लिख दिए, इनके नीचे कंफ्यूजन से बचने के लिए। हमें पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, उत्पाद बटे क्रियाकारक, कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन, प्रेशर है तो प्रेशर। क्लियर। अब जो कंप्लीट रिएक्शन आई है उसमें हमारे पास प्रोडक्ट कौन है बेटा, A+2 और B, A+2 और B, ठीक है। रिएक्टेंट कौन है, A और B+2, A और B+2। क्लियर। बस जो वैल्यू दे रखी थी उससे हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया और कंप्लीट रिएक्शन के लिए हमारे पास सेल ईएमएफ आ गया। समझ में आया, यस और नो। क्लियर। फटाफट नोट करो बेटा जल्दी से।
कर लिया बच्चों नोट? अरे यहां तक बात समझ में आई क्या? यस और नो? क्लियर? यहां तक बात ठीक है बच्चों? तो ये ध्यान रखना, नैनसेट इक्वेशन में बेटा कंडीशन तो कई सारी मैंने लिखाई है और ब्लॉक भी हमने किया, लेकिन आपको सारी इक्वेशन रट के कंफ्यूज नहीं होना। बस आपको एक दो कंडीशन ध्यान रखनी है, उसमें खासकर सबसे इंपॉर्टेंट तो कौन सी जो मैंने बताई बच्चों, कौन सी? ई सेल इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.059 अपॉन क्या करते हैं, एन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर? अब बात करते हैं बच्चों इस पर क्वेश्चंस की। ठीक है, चलो बेटा इस पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज टाइम कम है लेकिन एक क्वेश्चन तो अपन कर ही लेते हैं बेटा। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो बेटा, इस पर कैसे करना है, क्या करना है, लिखो क्वेश्चन लिखो। Na सॉलिड प्लस बोल रहा है बेटा 2Ag प्लस एक्वस, और इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है बच्चों, 0.002m। डाटा कंफर्म कर लेना, 0.002m बोल रहा है। ये आगे क्या बना रहा है, ये Na प्लस 2 एक्वस, और इसकी वैल्यू कितनी बोल रहा है बेटा, ये 0.16m। ठीक है, और प्लस ये क्या बना रहा है, 2Ag सॉलिड। रिएक्शन लिख ली? ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, इफ ई सेल नॉट, आगे लिखो इफ ई सेल नॉट इक्वल टू 1.05 वोल्ट, E cell not is equal to 1.05 volt, then calculate the standard cell. If E cell not is 1.05 volt, then calculate cell EMF. ठीक है, हमने रिएक्शन लिख के दे रखी है बेटा। अब क्या बोल रहा है, यदि ई सेल नोट का मान कितना है 1.05 है, तो क्या बोल रहा है, सेल ईएमएफ का मान ज्ञात करो। क्लियर बच्चों? नैनसेट इक्वेशन में एक बात जरूर ध्यान रखना, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी बनता है बेटा, ध्यान रखना, लेकिन केयरफुली करोगे तो बहुत इजी होगा बेटा। ठीक है, अपन नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू कई सारे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन अगर अपन सोल्व करके देखें तो हमें कैसे करना है, सबसे पहले क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप अपनी जो नैनसेट इक्वेशन होती है बेटा वो लिखो। ई सेल इज इक्वल टू क्या करना है, ई सेल नॉट माइनस क्या करते हैं 0.059 अपॉन एन, और क्या करते हैं लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
चलो ठीक है बेटा, ये नोट करो। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ठीक है, चलो बेटा, इस क्वेश्चन से पहले तक तो आवाज आई थी ना? अरे इस क्वेश्चन से पहले तक तो ठीक था ना? मैसेज करो मुझे।